आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है एक पर्टिकुलर केस के बारे में, और ये केस डिटेल्स जो हैं एक ऑटिज़म के पेशेंट के बारे में है, जो कि एक 7 साल का बच्चा है। और वो लगभग 7 महीने पहले जब यहाँ आया तो वो बोल नहीं सकता था, और वो बहुत हाइपर एक्टिव था, रूम में कहीं पर बैठ नहीं रहा था, किसी के साथ खेलता नहीं था, कोई सेल्फ केयर नहीं थी, कोई आई कांटेक्ट नहीं था। और हम लोगों ने उसको ऑटिज़म विद हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डायग्नोस किया। और उसके बाद चूँकि बच्चे ने ये हिस्ट्री दी कि स्टैंडर्ड अवेलेबल ट्रीटमेंट मीन्स स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो पिछले 4 साल से ले रहा है, उसके बाद भी वो इम्प्रूव नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने उसको रीजेनरेटिव मेडिसिन प्रोटोकॉल पे रखा, जिसमें कि ऑटोलॉगस स्टेम सेल दी जाती हैं, जो कि हम लोगों ने ऑटोलॉगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट के रूप में दी। ठीक है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें बच्चे का बोन मैरो रीढ़ की हड्डी के साइड की बोन से निकाला जाता है, और उसके बाद उसको FDA अप्रूव्ड किट से प्रोसेस करके और फिल्टर करके वापस स्पाइन और ब्लड में डाल दिया जाता है। ये एक सेफ एंड साउंड सर्जिकल प्रक्रिया है, और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चा जो है पिछले 6 महीने में काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अभी उसका बिहेवियर काफ़ी कूल, काम, कंपोज्ड है, और स्पीच में फ्यू वर्ड्स या छोटे सेंटेंस शुरू हुए हैं, और उसके अलावा सोशलाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा हो गया है। वो कभी लिखता नहीं था, अभी वो पूरा हैंड राइटिंग उसकी अच्छी हो गई है, और वो दिए गए पन्नों को पूरा लिख लेता है। तो ये जो भी बेनिफिट हुआ है उसको ये रीजेनरेटिव मेडिसिन प्रोटोकॉल से हुआ है। रीजेनरेटिव मेडिसिन प्रोटोकॉल वो होता है जिसमें शरीर की स्टेम सेल्स को ही हम लोग यूज़ करते हैं, और स्टेम सेल्स क्या होती हैं? बेसिक यूनिट्स ऑफ द बॉडी। तो ये इमरजेंसी के लिए होती हैं, कि इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। नॉर्मली बॉडी अपनी स्टेम सेल्स को रोज़ निकालता है जब ज़रूरत होती है ब्लड के अंदर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एकदम पूल में इकट्ठा करके और कंसंट्रेटेड रूप में जहाँ पर ज़रूरत होती है उस जगह डाल देते हैं। तो इसको रीजेनरेटिव मेडिसिन एंड सेल बेस्ड थेरेपी का हिस्सा माना जाता है। और ये जो न्यू ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस है, ये बेसिकली इंटरेक्टेबल प्रॉब्लम्स के लिए है, जहाँ पर स्टैंडर्ड अवेलेबल ट्रीटमेंट हमारे मेडिकल साइंस में नहीं मिल रहा है, जहाँ पर बच्चे डेडली डिसऑर्डर से मतलब ग्रसित हैं, जैसे कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऐसे ही जो अदर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मरीज को चोट लगने के बाद लेटा हुआ है 2-2 साल से और नहीं ठीक हो रहा है, वहाँ दीजिए आप इसको। उसके अलावा आप मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, ALS है, जिसमें डे बाई डे पेशेंट ख़राब होता जाता है उसकी नसें मरने की वजह से, वहाँ देते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस नी में देते हैं, रूमेटॉइड पॉलीआर्थराइटिस में देते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देते हैं। तो ये सब इंडिकेशंस आ रहे हैं जिसमें हम लोग जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा कॉस्मेटोलॉजिस्ट अपने को यूज़ कर रहे हैं एंटी एजिंग प्रोटोकॉल्स में। आजकल एक ये नई और चीज़ आ गई है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं जवान बना रहूं और खूबसूरत भी बना रहूं, तो वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट का काम है और फिजिशियंस का काम है। ठीक है, तो अब तक हम हाँ कहाँ का बच्चा है, क्या ये बच्चा यहीं पर ही लोकल है, और गवर्नमेंट सर्वेंट का ही बच्चा है, और साथ में ही लेकिन ये बेसिकली मणिपुर के रहने वाले हैं, जो ऑन डेपुटेशन यहाँ पर जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से डॉक्टर कौन है ये उपलब्धि? हाँ, तो जैसे मैं डॉक्टर BS राजपूत, और इसके अलावा डॉक्टर फुजैल, और हमारे पीडियाट्रिशियन है ना, तो काफ़ी क्रिटिकल रहा, एक तरह से उपलब्धि कह सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है। और ये मतलब देखिए, ये क्या है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक रे ऑफ होप है कि भाई हमारे ट्रीटमेंट से जो मरीज़ नहीं ठीक हो रहा था वो ठीक होना शुरू हो गया, और यही नहीं, और भी 10 मरीजों के लिए एक रास्ता खुल गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट्स उसको हेल्प कर रही है फाइनेंशियली, साथ में इंश्योरेंस कंपनीज रिम्बर्स कर रही हैं।
ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का हर आदमी के पास पैसा नहीं है कि जाकर के अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा ले। और चूंकि मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, तो मैं मतलब वहाँ पर फ्री वर्क करता हूँ, चैरिटी टोटल। हाँ। सर, ये जो बच्चे को जो डिजीज हुआ था, ऑटिज्म, ये डिजीज क्या मतलब रेयरेस्ट है या फिर लोगों में आमतौर पे मिलते हैं ये? नहीं, अभी उसकी इंसिडेंस ये है कि हर 500 में से एक बच्चे को मिलती है लगभग। और पहले ये हिंदुस्तान में कम मिलती थी, अभी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मैरिज की एज है वो बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। और जितने प्री टर्म बेबी होते हैं या जिनका पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बर्थ के टाइम के, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। या मदर जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे या किसी वक्त एक्सपोज टू हैज़ार्ड्स लाइक केमिकल हैज़ार्ड्स और पॉल्यूशन, उससे चांसेस होते हैं। उसके अलावा कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं जिनको हम मेन जेनेटिक चेंजेस भी कह सकते हैं और एपीजेनेटिक चेंजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, कि वो एनवायरनमेंट की वजह से वो जीन के अंदर जो है नया चेंज हो गया, तो उससे भी ऑटिज्म बढ़ता जा रहा है। और ये पहले सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता था, अभी हमारे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो सर, राज हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जो टीम ये उपलब्धि प्राप्त की, कितना क्रिटिकल रहा ये पूरा ट्रीटमेंट? ये इसलिए क्रिटिकल है कि इस प्रकार का मतलब शल्य चिकित्सा और ये सब काम पहले कभी नहीं होता था, ना किसी को इसके बारे में कुछ मालूम था। और ये चूँकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग बॉम्बे में रात दिन करते रहते हैं, हमारे 7000 केसेस ऑलरेडी हो गए हैं, तो वी नो हाउ कि भाई एक एक पॉइंट को ध्यान में रख करके काम को करना, भले उसमें 2 घंटा लगे, ठीक है, लेकिन मरीज को कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, और सक्सेस रेट हाई होना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, राज हॉस्पिटल्स। मैं डॉक्टर राजपूत सर का बहुत बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और मैंने इस केस को खुद ही देखा पिछली बार, आई रिमेंबर डॉक्टर जब आप आए थे, वी वर अ पार्ट ऑफ इट। सो ये जो ट्रीटमेंट पद्धति है झारखंड के लिए, ये बहुत ही, जैसा सर ने बताया, बहुत ही नया है और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। बॉम्बे जैसे शहरों में डॉक्टर राजपूत हैं ऐसे एक्सपर्ट्स है जो करते हैं, बट हमारे लिए ये बहुत ही एक नई विधि होगी। एंड आई थिंक मोर एंड मोर बच्चे जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में हैं और इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो इससे बेनिफिट करेंगे और करने चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये जो ऑटिज्म जो डिजीज़ है, इसमें क्या एक बेसिक प्रिकॉशंस बच्चे ले सकते हैं अपने इनिशियल स्टेज पे कि उतना डिजास्टर ना हो बाद में जाकर ये चीज़ें? इसमें मैं सर की परमिशन से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का और उनके डॉक्टर्स का, समाज का रोल बहुत बड़ा है। ये बच्चे खुद के लिए स्टेप्स नहीं ले सकते। जो सबसे बड़ी बात इनको है कि इनको पता भी नहीं रहता कि इनको ऐसी कोई तकलीफ़ है। ये अपनी दुनिया में तो वैसे ही रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। बहुत बार कभी कभी किसी के अंदर एक अलग सी फीचर भी होती है और अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम भी हैं जिसके अंदर बच्चे भी आपस में डिफ़र करते हैं, है ना। कुछ हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ सेंसरी ज़्यादा होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही बहुत ही पुअर ASD स्टेज में हो। इस तरह का भी होता है। बच्चे अपना ख्याल नहीं रख सकते, माँ बाप को ये संकेत पहले पकड़ना होगा और उन्हें पीडियाट्रिशियंस और डॉक्टर्स के पास आना चाहिए। सोसाइटी को इसके लिए थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और इसे इग्नोर ना करें कि बच्चा शायद थोड़ा सा बुद्धू है या बाद में तेज़ हो जाएगा, इस तरह की बात ना सोचें और इसको जल्दी पहचानें। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि 3 साल के भीतर तक ये ज़रूर से ज़रूर डायग्नोज हो जाना चाहिए। 2 साल के बाद भी इसके लक्षण मिलते हैं। पीडियाट्रिशियंस आपको मदद कर सकते हैं। रेगुलर चेकअप के लिए माँ बाप को अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए। अगर वो करे तो ये डिटेक्ट जल्दी होगा और उसके हिसाब से फिर आपको चिकित्सा लेनी चाहिए। तो इसमें थेरेपी है और सबसे एडवांस जो है वो रीजनरेटिव मेडिसिन, जैसा सर ने बताया जिस केस पे किया, जहाँ कोई भी और प्रावधान से उसका सल्यूशन नहीं हो रहा है, तो फाइनली दिस शुड बी डन एट द अर्लीस्ट। ये मैं कहना चाहूँगा।